हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज एक खुशगवार खबर सामने आई हुकूमत के अंदर शामिल कुछ 10 वज़रा के हवाले से, जिनकी आला तरीन कारकर्दगी पर उनको वज़ीर आज़म साहब की तरफ से तारीफ़ी इसनाद तकसीम की गई। मैं इनका नाम भी बता देती हूँ। मुराद सईद साहब सर फहरिस्त रहे, वज़ीर मवासलात हैं। उनकी कारकर्दगी से प्राइम मिनिस्टर साहब इतने खुश थे कि उनकी बड़ी तारीफ़ भी की इस मौके पर। इसके अलावा असद उमर साहब की वजारत प्लानिंग का दूसरा नंबर रहा। गुरबत के खात्मे के हवाले से सानिया निश्तर साहिबा के इकदाम के हवाले से उनका तीसरा नंबर रहा। वजारत तालीम में शफकत महमूद साहब को भी तारीफ़ी सनद मिली आज। और शीरी मज़ारी साहब इंसानी हुकूक की जो वज़ीर हैं, शीरी मज़ारी साहिबा, उनका भी इसके फहरिस्त में नाम शामिल था। खुसरो बख्तियार हों, फिर नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न को भी तारीफ़ी सनद मिली और तारीफ़ की गई उनकी कारकर्दगी की। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं, वजारत तिजारत के हवाले से उनकी भी बड़ी तारीफ़ हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब खुश थे उनकी कारकर्दगी से भी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद को भी तारीफ़ी सनद मिली, बड़े खुश भी नज़र आए इस मौके पर वो ये सर्टिफिकेट वसूल करते हुए। और आखिर में सैयद फ़खर इमाम नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत की भी तारीफ़ की। प्राइम मिनिस्टर साहब की नज़र में ये 10 वजारतें थीं जो काबिल तारीफ़ रहीं और उनको आज उन्होंने अप्रीशिएट भी किया। लेकिन इसमें से भी तनकीद निकाल ली अपोजिशन ने। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म का चीन का दौरा अगर इतना कामयाब, तो उस हवाले से क्यों वजारतें जो मुतल्लिका वजारत है, वजारत खारजा, उसको क्यों सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। फिर एक और बात भी ये की गई जिसका अक्सर जिक्र करती है अपोजिशन, कि हुकूमती जो काबीना है उसके अंदर भी बड़ी तकसीम है। उन्होंने कहा कि जो दीगर इन 10 वजारतों के अलावा वजारतें हैं उनका वज़ीर आज़म के ऊपर अदम एतमाद है, इसलिए आज ना उनको सर्टिफिकेट दिए गए, ना उन्होंने शिरकत की। सुनिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की गुफ्तगू। खान साहब ने अपने 10 चमचे को सर्टिफिकेट बांट लिया है, मतलब बाकी काबिना पे खान साहब ने खुद अपना अदम एतमाद दिखा दिया है। उन पे तो खान साहब का खुद एतमाद नहीं है। हुकूमत ने बड़ा पॉजिटिव सा इकदाम किया अपनी तरफ से। और आज ये भी खबर है कि सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में भी 15% इजाफा किया गया। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी और अपोजिशन को ये बात क्यों नज़र आ गई, इस बारे में भी प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर मरियम नवाज़ आज पेशी के मौके पर मीडिया से बात कर रही थी। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को मशवरा दिया कि आप अवाम में तो जाने का इरादा रखते हैं, अगर ये इरादा कर ही लिया है तो आप हेलमेट पहन कर अवाम में जाएँ। सुनिए मरियम नवाज़ की गुफ्तगू। इमरान खान साहब और उनकी जमात को मैं आज दोबारा बड़ा मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ, जब आप अब आवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। भले आप ट्रक्स के ऊपर चढ़ जाएं, जहाँ भी चढ़ जाएं, आवाम के हाथ आपके गरेबान तक पहुँच चुके हैं और अब आप अपनी खैर मनाएं। ऑपोजिशन जो भी बातें करती है फिर उसका तुर्की बतुर्की जवाब फौरी तौर पे आ जाता है हुकूमत की तरफ से। और वज़ीर आज़म के हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल साहब भी सामने आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का नाम सुनकर लोगों के अवाम के जहन में कौन आता है, क्या कहते हैं? अब जब शहबाज शरीफ का चेहरा आएगा तो उनका नाम तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, लेकिन देखने वाले को जो नाम याद आएगा वो मलक मकसूद चपरासी आएगा। ये एक्सचेंजेस आज होते रहे। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे हुकूमत से कि क्या क्राइटेरिया था जिसकी बुनियाद पर आज ये तारीफ़ी इसनाद दी गई। फिर हुकूमत को क्या ज़रूरत पड़ती है, ये हर बार ही सवाल होता है। ये अवामी राब्ता मुहिम की क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को वजारत खुद ज़रूरत पड़ती है, या फिर अपने जो ठीक है अप्रीसिएशन होनी चाहिए, लेकिन वजारतों के हवाले से 10 को एक तरफ करके बाकी फिर जो वजारत ख़जाना है, और फिर जिस तरीके से बिलावल साहब ने सवाल किया खारजा की वजारत, इनकी तारीफ़ क्यों नहीं की गई, ये सब सवालात होंगे। और फिर इसकी क्यों पब्लिकली नुमाइश करने की ज़रूरत पड़ी है, वरना जो समरात होने चाहिए वो आवाम तक वैसे ही सामने आ जाने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज अमरीकी चीनी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जिसमें अमेरिका के हवाले से बड़ा उन्होंने सख्त मौक़िफ़ अपनाया। इसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और अपोजिशन से हम जानेंगे प्रोग्राम में कि उनकी क्या अपडेट है इत्तेहादियों से राब्तों के हवाले से, क्योंकि आज खबरें ये आ रही हैं कि कुछ अपोजिशन के अरकान भी हैं और कोई बलूचिस्तान की भी जमात है जिनसे हुकूमत राब्ते में है काउंटर स्ट्रेटजी के साथ अदम एतमाद के हवाले से। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे नून लीग के सेक्रेटरी जनरल बाल साहब, और हुकूमती नुमाइंदे से भी हम बात करेंगे और हुकूमती मौक़िफ़ भी जानेंगे।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ हैं नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अपोजिशन की, खासकर नून लीग की और पीडीएम की इस वक्त क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हुकूमत हमें बदस्तूर काफ़ी पुरएतमाद नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब आपके वक्त के लिए। पहले तो बात यह कि आज की जो अपडेट है वो ये है कि वजीर आजम साहब अपनी 10 वजारतों को सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं बेहतरीन कारकर्दगी पर। तनख्वाहों में सरकारी जो अफसरान है उनके इजाफा हो रहा है। तो सबसे पहले खुद प्राइम मिनिस्टर साहब तमाम अपोजिशन से पहले खुद अवामी राब्ता का भी ऐलान कर चुके हैं और सेहत कार्ड जैसे मंसूबों के हवाले से भी अवाम को फवायद बता रहे हैं। तो क्या हुकूमत ने ये तमाम लाइमलाइट अपनी तरफ नहीं कर ली है? जी देखिए, अगर आप वजीर आजम के और हुकूमत के तर्जुमानों के बयानात का बगौर तज्जिया करें तो ये बात बहुत वाज़ेह हो जाती है कि हुकूमत को भी आने वाला वक्त नज़र आ रहा है और वो भी अब ये महसूस कर चुकी है कि नए इंतखाबात नागुज़ीर हो चुके हैं और जल्द या बदेर उन्हें अवाम की अदालत का सामना करना पड़ेगा। और अब वो कुछ ऐसे इक़दामात उठाना चाहते हैं कि जिससे अपनी गिरी हुई साख को कुछ ना कुछ बहाल करने का उन्हें मौका मिल सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क के जो मसाइल हैं, जो महंगाई है, जो इस वक्त बदहाली है, अब हुकूमत की मिसाल उस डूबते हुए इंसान की है कि जो खुद को बचाने के लिए हाथ पैर तो मारता है लेकिन वो एक ऐसे भंवर में फंस चुका होता है जिसने उसे तह तक समुंदर के ले जाना है। एहसन इकबाल साहब, इतनी खामियां जो आप लोग गिनवाते हैं अपोजिशन हुकूमत के हवाले से, उन सब के बावजूद आज इस मुकाम पर तो हुकूमत खड़ी हुई है कि वो तारीफ कर रहे हैं, अपने मंसूबों की भी तारीफ करके आवाम को बता रहे हैं और अपने वज़रा को भी सर्टिफिकेट्स जारी कर रहे हैं। आज बिलावल साहब ने भी ये बात कह दी कि हम आज से 2-4 महीने पहले आवाम को ये नहीं कह सकते थे कि आज महंगाई नहीं है और मार्च में होगी तो तब हम बाहर निकलेंगे, जो कि आप लोगों की पॉलिसी थी। आप लोगों को ये महसूस नहीं होता कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी और अभी भी जो बात आप लोग मार्च तक की कर रहे हैं वो बहुत देर हो जाएगी तब तक? देखिए, हमने हमेशा ये कहा था कि इसने जितने पाकिस्तानी अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए हैं, इनको इस हद तक वक्त देना बहुत बहुत ज़रूरी है कि इनके हमायतियों को पता चले कि इमरान खान साहब ने उनके साथ धोखा किया है और इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि ये डिलीवर कर सकें। और अब मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है कि उसमें एक तरफ तो ये एक्सपोज हो चुके हैं और दूसरी तरफ मुल्क को इन्होंने इतने शदीद और संगीन इक्तसादी बहरान में गिरफ्तार कर दिया है कि अगर इसका फौरी तौर पे हल ना निकाला गया तो आज तो शायद ये मुमकिन नजर आता है कि हम पाकिस्तान की मईशत को 1-2 साल में बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर 6 महीने साल ये हुकूमत इसी तरह हैमरेज करती रही पाकिस्तानी मईशत का, इसकी खसारा बेकाबू होता रहा, कर्जे चढ़ते रहे, तो साल डेढ़ के बाद शायद किसी के लिए बहुत ही एक नामुमकिन काम हो जाएगा कि वो मुल्क की मईशत को कैसे बहाल करेगा। इसलिए ये एक अर्जेंसी का मामला है कि हमने मुल्क की मईशत को बचाना है, हमने मुल्क को इंतशार से बचाना है। आप देखिए कि हर शोबे के अंदर एक, अगर आप मईशत देखें, अवाम महंगाई से परेशान है और कहीं भी कोई सिरा नजर नहीं आता कि महंगाई काबू में कैसे आएगी। अगर आप सिक्योरिटी सिचुएशन देखें, दिन ब दिन वो बिगड़ती जा रही है। अगर आप सफारती ताल्लुकात देखिए, हमें नहीं पता कि आज हम चीन के साथी हैं, हम अमेरिका हमारे साथ है, खलीजी ममालिक से हमारे कैसे ताल्लुकात हैं। आज कश्मीर के ऊपर कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका से मुतालिक बयान पे मैं आपसे जरूर उस पर भी सवाल करूंगी, लेकिन अभी आप जो हिमायतियों की बात कर रहे हैं उसमें इत्तेहादी आ जाते हैं जिनके साथ खड़े होकर MQM के साथ शहबाज शरीफ साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तानी बनकर सोचें और मुलाकातें भी हुई। जरदारी साहब से काफ लीग की मुलाकात हो गई, शहबाज साहब से होने वाली है, लेकिन हुकूमत की काउंटर स्ट्रेटेजी हमें नजर आ रही है अदम एतमाद के हवाले से। आज स्पीकर साहब के हवाले से भी आप लोग चाह रहे थे अदम एतमाद लाना, वो उन्होंने जाके काफ लीग से मुलाकात कर ली परवेज इलाही साहब से बड़े खुशगवार माहौल के अंदर। जी देखिए, ये अभी इब्तदा है और हम जरूर यही ऑप्शन को कोशिश करेंगे क्योंकि ये सबसे सेफ ऑप्शन है। अगर हमने एहतजाजी तहरीक का रास्ता, जो कि वो भी ऑप्शन हमारे पास है, उसके जरिए तब्दीली लाए तो यकीनन उसके मुल्क के ऊपर सियासी और मुआशी असरात होंगे। और हम इस वक्त हुकूमत की हलीफ जमातों को यही बराबर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने फैसला करना है कि क्या वो आज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं, या अपनी उन चंद वजारतों के एवज उन्होंने मुल्क और अवाम का मफाद पसे पुश डाल दिया है जो इमरान खान साहब की हुकूमत में उन्हें हासिल है मफादात। तो अगर उन्होंने
इस हुकूमत को ऑक्सीजन दी, इस हुकूमत की हमायत जारी रखी, तो आप देखिएगा कि अगला बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, जो भी इलेक्शन होगा, हुकूमत के हलीफों का भी वही हशर होगा जो पीटीआई का आप देख रहे हैं। अभी कल कामरा में इलेक्शन हुआ, रावलपिंडी में इलेक्शन हुआ, लाहौर में कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों के तीनों मार के मुस्लिम लीग नून ने जीते और इबरतनाक शिकस्त हुई पीटीआई के उम्मीदवारों को। तो आप अवाम का जो दर्जा हरारत है, अवाम का जो इस वक्त मूड है, वो देख रहे हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती हुए, उन्होंने भी बता दिया कि पीटीआई अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर कितनी बुरी तरह पिट गई है। ये सब चीजें यही बता रही हैं कि अवाम इस हुकूमत के खिलाफ तब्दीली देखना चाहते हैं और वो इस महंगाई से आजिज आ चुके हैं। ऐसे इकबाल साहब, आज न्यूज रिपोर्ट्स थी, कुछ लोगों ने रिपोर्ट की, ये दावा है हुकूमत के हवाले से कि ऑपोजिशन के कोई 5 कौमी असेंबली के मेंबरान हैं जो हुकूमत के साथ राब्ते में है। आप लोगों को नून लीग की हद तक या पीडीएम के अंदर शामिल जमातों की हद तक भी कोई शक व शुबा है कि ऐसे कोई लोग हैं जो मिल सकते हैं हुकूमत के साथ? शायद ये रिपोर्ट किसी ने मिस रिपोर्ट की होगी। मैंने आज सुबह कहा था कि हुकूमत के 5 वजीर हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं और वो चाहते हैं कि अगर उन्हें मिल जाए कि मुस्लिम लीग नून अगला इलेक्शन में उनको टिकट देगी तो वो इमरान खान साहब और पीटीआई को छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त आप देख पीटीआई के अंदर लोग परेशान हैं। हर एमएनए, हर एमपीए जो अगला इलेक्शन देख रहा है, जो अपना सियासी मुस्तकबिल बचाना चाहता है, उसे ये नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब का टिकट जो है अगले इलेक्शन में असेंबली का टिकट नहीं होगा बल्कि जहन्नम का टिकट होगा और लोग उसको वोट नहीं देंगे, उनकी जमानतें जब्त होंगी। तो इसलिए अब पीटीआई के तमाम अरकान असेंबली अपने लिए बेल आउट पैकेज तलाश कर रहे हैं, एग्जिट देखना चाहते हैं इस पार्टी के साथ और अपना मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं। लेकिन वो जिन 5 वज़रा की आपने बात की थी एहसन इकबाल साहब, वो ये वैसे जिस रिपोर्ट का मैं हवाला दे रही हूँ उसमें कैटेगोरिकली कुछ इस किस्म की बात सहाफ़ी की तरफ से की गई थी कि एक बलूचिस्तान की भी जमात है ऐसी जिसके साथ हुकूमत इस वक्त राब्ते के अंदर है और वो भी शामिल हो सकते हैं। नाम नहीं लिया गया स्पेसिफिकली किसी का, लेकिन इस हद तक ही आज बात हुई है कि एक काउंटर स्ट्रेटेजी लेके हुकूमत आ रही है सामने। आपने जिन 5 वज़रा की बात की थी उनकी जी आप मुझे ये बताइए कि 2 सालों में जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के स्ट्रॉन्ग होल्ड में इलेक्शन हुए हैं, तमाम इलेक्शन पीटीआई हार रही है। वो कौन सा सियासतदान अपने अकल और शऊर के अंदर मौजूद होगा जो इस डूबती हुई कश्ती पर सवार होना चाहेगा? इस वक्त तो इनके डूबते हुए जहाज से लोग बाहर छलांगे लगाने का सोच रहे हैं और अपना फ्यूचर नेगोशिएट कर रहे हैं कि उनको कोई आसरा मिले, वो पीपल्स पार्टी से या मुस्लिम लीग नून से मुस्तकबिल के लिए कोई जगह हासिल कर सकें। तो पीटीआई में इस वक्त डूबती कश्ती में कौन सवार होना चाहेगा? ऐसे इकबाल साहब, केपी के इंतखाबात का आप जो हवाला देते हैं आप लोग, उसके ऊपर हुकूमत ये बात मानती है कि कहाँ पे उनसे कोताही हुई, फिर उन्होंने तंजीमें नौ कर दी। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं पंजाब, वो ये कहती है, जो फवाद चौधरी साहब है उन्होंने आके कहा कि हाँ प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कैंपेन कर रहे हैं आइंदा जो इंतखाब होने जा रहा है उसके लिए। तो हुकूमत तो इस चीज़ का इदराक कर रही है कि उनसे गलती हुई, उसको वो ठीक कर रहे हैं। आप खुद प्राइम मिनिस्टर साहब बजाते खुद जब आवाम को जाके बताएंगे कि हमने ये काम किया है, तो क्यों नहीं निकलेंगे आवाम उनके लिए? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत शौक से जाएं, लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं और आप इस बात को रिकॉर्ड पे रख लीजिए कि इमरान खान साहब अब कामयाबी का ब्रांड नहीं है, वो नाकामी का ब्रांड है। इमरान खान साहब के लिए लोग घबराएं कि हमारे हल्के में ये जलसा करने ना है, जैसे अमेरिका में होता है कि जब वहां का सदर गैर मकबूल हो जाता है तो उनकी कांग्रेस के इलेक्शन जब आते हैं हाउस के, तो वो कैंडिडेट्स घबराते हैं कि अमेरिका का सदर हमारी कैंपेन करने के लिए ना आए, हम उससे डिस्टेंस करें। तो इमरान खान साहब से भी इनके पार्टी के लोग घबराएंगे कि हम शायद अपने जाती असर रसूख के साथ जो इलेक्टेबल्स हैं, अगर अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए तो हो जाएंगे, लेकिन अगर खान साहब ने आके अपना वजन हम पे डाला तो इनकी नफरत में तो हम 200% हार जाएंगे। तो आप देखिएगा कि ये जहां पर जाएंगे, जिसके लिए जलसा करेंगे, वो तो श्योर लूजर होगा, क्योंकि इनका ब्रांड अब नफरत का ब्रांड बन गया है और नाकामी का ब्रांड बन गया है।
एहसन इकबाल साहब, लेकिन फिर क्या वजह है? परवेज खटक साहब एबटाबाद में जाके जब जलसा करते हैं, उनके सामने जो नारे लगे उनको छोड़ के जाना पड़ा उस तकरीब को। फिर अभी शहबाज गिल साहब फैसलाबाद गए, वहां पर आप लोगों की जमात के हवाले से नारे लगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब फिर भी इतने कॉन्फिडेंस से अवामी राब्ते का ऐलान करते हैं और वो उसका आगाज भी कर दिया जाता है सेहत कार्ड की तकरीब से। तो फिर इस एतमाद की कोई तो वजह होगी ना? जी, इस एतमाद की वजह सिर्फ अपनी खिफत मिटाना है, अपने लोगों की उम्मीदों को थोड़ा सा सहारा देना है, क्योंकि इमरान खान साहब को भी नजर आ रहा है कि हिज टाइम इज अप, और वो इस मायूसी को नहीं चाहते कि बहुत तेजी के साथ उनकी सफ़ों में फैले। वो अपने जो हमायती हैं, जो उनका वोट बैंक है, उसको थोड़ा सा गरमाने के लिए चाहते हैं कि कैंपेन करें, लेकिन अब उनके अपने वोट बैंक में भी बगावत हो चुकी है। उनके पास अब दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग थे कि जिन्होंने जेन्युइनली मासूमियत के साथ इनको निजात दहिंदा समझा और इनके साथ लगकर बहुत काम किया। वो मायूस हो चुके हैं और वो जान चुके हैं कि अब इन तिलों में तेल नहीं है। एक दूसरी क्लास वो है कि जो खान साहब के शख्सी सैर के अंदर, कल्ट के अंदर मुब्तला हैं, और वो शायद इनकी एक होस्टेज कॉन्स्टिट्यूंसी है। खान साहब जो मर्जी करें, अच्छे हों बुरे हों, वो इनके साथ रहेगी, लेकिन वो बहुत कलील तादाद में है। अक्सरियत जो इनकी सपोर्टर्स की थी वो डिसल्यूजन हो चुकी है, वो मायूस हो चुकी है, और अब हमें पिछले चंद माह से देख रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया था 2018 में हमारे अपने हलकों के अंदर, अब वो बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, पार्टी के दो बयानियों को टॉपिक ऑफ डिस्कशन आजकल हुकूमत ने बनाया हुआ है आपकी जमात के हवाले से। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जो बयानात हैं उनको लेके फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये इस बात पे गौर करना चाहिए नून लीग को, कहीं वो भी चौधरी निसार ना साबित हों। ये एक हकीकत है कि चौधरी निसार साहब के कुछ इख्तलाफात थे जिनको उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी रखा अपने इंटरव्यूज़ के अंदर। हुकूमत के अपनी सफ़ों के अंदर जो इख्तलाफात होते हैं, जब हम उनसे सवाल करते हैं, वो कहते हैं हमारी पार्टी की जमहूरियत है कि सिर्फ इमरान खान साहब का वन मैन शो नहीं चल रहा। कुछ लोग हैं जो उनको सवाल भी कर लेते हैं। आप बतौर पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, आप ये कह सकते हैं कि लीडरशिप की बात से इख्तलाफ किसी को नहीं होता और कोई एक तरफा फैसला साजी नहीं होती आपकी जमात के अंदर, खासकर शाहिद खाकान साहब के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए? देखिए, मुस्लिम लीग नून एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और हमारी पार्टी के अंदर भी खुलकर हर कोई अपनी राय रखता है और राय में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन क़यादत के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। किसी पार्टी में कमजोरी तब आती है जब उसके यहाँ क़यादत का झगड़ा शुरू हो जाए। मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ साहब से लेकर नीचे कारकुन तक हर कोई नवाज शरीफ साहब की क़यादत पे मुत्तफिक है, लेकिन नवाज शरीफ साहब सबको मौका देते हैं, हम सब अपनी राय का इजहार करते हैं। हो सकता है किसी मसले पे 4 या 6 मुख्तलिफ राय हों, लेकिन जब बहस होती है और उसके बाद एक कंसेंसस डेवलप होता है या नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई से हम फायदा उठाते हैं, तो फिर सारी पार्टी यकसू होकर उस फैसले पर पहरा देती है। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून, आप देखिए, कभी तारीख में नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग का रवायती कल्चर ये था कि जब भी ऑपोजिशन में आती थी तो विद इन 6 मंथ्स इसके टुकड़े हो जाते थे, लोग छोड़ जाते थे, ऑपोजिशन में बैठने की आदत नहीं थी। आज हमने 3.5 साल में बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का सामना किया है। हम सजाए मौत के कैदियों की चक्कियों में से हुआ हैं, हर एमएनए एमपीए पे झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून से बल्दियाती काउंसलर तक नहीं टूटा। और ये मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को, जो माजी में ड्राइंग रूम की पार्टी होती थी, एक फौलादी सियासी कुव्वत बना दिया है जो अनब्रेकेबल है और जो बहुत कोहिजन है उसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं एहसन इकबाल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो चाइना का विजिट था, आप लोगों ने तनकीद की, लेकिन उनकी मुलाकात चाइनीज प्रेसिडेंट से भी हुई, प्राइम मिनिस्टर से भी हुई, उसकी भरपूर तफसील भी हुकूमत की तरफ से जारी की गई है। वो अब एक मौक़िफ़ अपना रहे हैं अमेरिका के हवाले से, क्योंकि इस पर बात की जाती है कि जो खारजा अमूर होते हैं उनका बहुत आने वाले सालों तक उसका असर होता है, तो उस पर बड़ी एहतियात की जाना चाहिए। रशिया का दौरा उनका इस महीने होने जा रहा है, और चाइना के हवाले से, वो अमेरिका के हवाले से वो ये कहते हैं कि हमेशा अमेरिका ने अपने वक्त पड़ने पर इस्तेमाल किया और 70s की तरह अमेरिका और चाइना के दरमियान मुसालहत करवा सकता हूं। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये वैसी ही मुसालहत करा सकते हैं जैसी ये ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुसालहत करने लगे थे। भाई, आपकी हैसियत क्या है?
मुसालियत वो करता है कि जिसका कोई किसी पार्टी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल हो या कोई असर हो। इस वक्त तो यह है कि बदकिस्मती यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब प्राइम बैगर बन चुके हैं दुनिया के सामने। हर दोस्त मुल्क के पास ये कशकोल लेकर पहुंचे हुए हैं। बैगर्स आर नॉट चूजर्स। आप किसकी दोस्ती कराएंगे, आप किसकी सुलह कराएंगे? आपकी ताकत ही आपने खत्म कर दी है। पाकिस्तान का जो कलीदी एक मुकाम था उसे कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। 2017 में मैं जब सीपैक को देख रहा था तो अमेरिका के, बरतानिया के, यूरोपियन यूनियन, जापान, हर दुनिया का अहम मुल्क का सफीर आके हमें ये पूछता था कि एक्सेलेंसी ये बताइए कि हम कौन से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर आ सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया की नजर में एक मकनातीस बन गया था सरमायाकारी के लिए। लोग समझते थे कि इनको कोई एक बस ये सीपैक का फॉर्मूला मिल गया, अब ये निकल गए हैं, ये दौड़ पड़े हैं। आज हमारी 4 साल बाद ये कैफियत है कि हमने दुनिया का कोई दोस्त मुल्क नहीं छोड़ा जिससे कर्जा नहीं मांग रहे। हम एक फकीर बन चुके हैं। तो इस हैसियत में ये किसकी सुलह कराएंगे? और बाकी बात यह है कि चीन में भी आप जाते हैं तो वहां पे कसीदे पढ़ते हैं सीपैक के। आप पाकिस्तान आते हैं तो सीपैक के मंसूबों पर आप इल्जामात शुरू कर देते हैं, करप्शन के इल्जामात लगाने शुरू कर देते हैं। क्या ख्याल है आपका? चीन वाले इन चीजों को देखते नहीं है? चीन इस वक्त दुनिया की एक बड़ी पावर है, वो भी इन चीजों को देखते हैं। तो इससे क्या आपकी गुडविल बनती है या बिगड़ती है? बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो हुकूमती मौक़िफ़ जानेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अपोजिशन की गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक से पहले एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे और अपोजिशन के हवाले से अभी तक कुछ वजाहत नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि इत्तेहादी जो उनके साथ मौजूद होते हैं वो आज आके स्पीकर कौमी असम्बली से भी काफ लीग ने मुलाकात कर ली, तो कुछ वजाहत नहीं है कि वो क्या करने जा रही है। अपोजिशन ये आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होगा। अब हमने रब्ता किया है, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की तर्जुमानी करेंगे। गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि तारीफी असनाद जो सर्टिफिकेट्स थे वो तो 10 वज़रा को दिए गए, लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि चीन का दौरा अगर इतना कामयाब था तो ये सर्टिफिकेट वजारत खारजा को क्यों नहीं दिया गया इस मौके पर। साथ ही वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो इन 10 वज़रा के अलावा काबीना में जो लोग हैं उनका एतमाद ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब पे। आपका रद्द-ए-अमल क्या है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ही उनका बहंदा भद्दा और नॉनसेंस स्टेटमेंट है। तो उनके लिए मेरा मशवरा ये होगा कि पहले वो कुछ थोड़ी सी तवज्जो सिंध गवर्नमेंट में दें, अपने वज़रा पे दें। अभी उन्होंने 10 अरब रुपया नैब में वापस किया है सी बारगेन पे। पहले एडमिट किया कि ये पैसा लूटा था गंदम में, फिर उस एडमिशन के बाद उन्होंने वो 10 अरब रुपया जो है वापस किया। थोड़ी सी तवज्जो उस तरफ दें, जो थर में बच्चे मर रहे हैं हर साल उस पर थोड़ी सी तवज्जो दें। थोड़ी सी तवज्जो इस बात पर दें कि पूरे पाकिस्तान में अगर कंपेयर करें तो सिंध में आटा क्यों महंगा है, सिंध में चीनी सबसे ज्यादा क्यों महंगी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, हाई प्राइसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी सिंध की आवाम को ज्यादा क्यों पे करना पड़ता है। बात का जवाब दे दें कि पिछले 10 साल के अंदर वो जब से मौजूद हैं उन्होंने क्या किया है अभी तक सिंध की आवाम को। वो तो एक बस का निजाम तक नहीं दे सके वहां पर। कराची को और अगर लाहौर को, पेशावर को, इवन कोयटा से कंपेयर करें तो कराची कई चीजों में उससे भी पीछे रह गया है। तो ये उनकी बचकाना स्टेटमेंट है, इस पर क्या जवाब दिया जाए। पूरी दुनिया के अंदर हर इदारा जो है वो अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू करता है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि जो परफॉर्मेंस रिव्यू में टॉप 10 आते हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो उनकी कारकर्दगी जो है वो उससे आप इतने नाला हैं कि आप उनसे नाराज हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि उनकी कारकर्दगी और बेहतर बनाने की जरूरत होती है और बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पर। लेकिन ये सर्टिफिकेट देने का तरीकाकार था, क्राइटेरिया क्या था, और सिंबॉलिकली भी जब अभी प्राइम मिनिस्टर साहब चीन से वापस आए हैं, जिसको बकौल आप लोगों के बहुत कामयाब दौरा भी था, तो क्या वजह रही कि वजारत खारजा को अप्रिशिएट नहीं किया गया? तरीकाकार क्या था ये सर्टिफिकेट्स देने का? देखिए, उसके लिए आपको अब सब पहले पूरा ये फ्रेमवर्क जो है वो स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो जो पूरे ऑब्जेक्टिव्स और केपीआईज बने थे हर मिनिस्ट्री का एक पहले प्लान बना, और ये प्लान बना कि उन्होंने क्या रिफॉर्म्स करनी, और जो मिनिस्ट्री वो रिफॉर्म्स सारी कर सकी उनकी ऑफ कोर्स रैंकिंग बेहतर हुई,
जो नहीं कर सकी उनकी कम हुई। तो हर मिनिस्ट्री के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं और उसी वजह से जिन मिनिस्ट्रीज ने उसको पहले कर लिया उन चैलेंजेस को अबूर, उनको रैंक बेहतर कर दिया। लेकिन सबसे देखने वाली बात यह है कि ये पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है। एक पहली हुकूमत है जो आवाम को जवाबदेह समझती है, जो इस तरह की चीजों में पड़ती है, जो इस तरह की चीजों पे जवाब देती है। तो आप लोग तो हमसे सवाल करें, बनता है मीडिया का, ये किस मुंह से सवाल करते हैं? तो शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने तो कभी, इनके यहाँ तो रैंकिंग होती थी सबसे ज्यादा करप्ट कौन है। जब बिलावल जरदारी के वालिद यहाँ पर थे तो रैंकिंग ये होती थी सबसे ज्यादा करप्ट कौन है, और जो सबसे ज्यादा करप्ट होता था वो इनके वालिद के करीब होता था। इसी तरह नून लीग में जो सबसे ज्यादा करप्ट होगा वो शरीफ फैमिली के, तो इनके यहाँ रैंकिंग वो होती थी। ये किस मुंह से हमसे सवाल पूछते हैं और इनका हम किस तरह से जवाब दे इस बात का? हम मीडिया जरूर पूछे, हम पाबंद हैं। और आपका जो सवाल है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री या दूसरी, तो आपको वो पूरा मैट्रिक डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। पर जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे हर मिनिस्ट्री के, जिसने वो पूरे किए हैं वो ऑफकोर्स रैंकिंग में ऊपर गए हैं, जिन्होंने पूरे नहीं किए वो रैंकिंग में नीचे है। ये ऐसे ही है जैसे क्रिकेटिंग नेशन की रैंकिंग होती है। अब जो टॉप 5 में होती है टीमें, वो नेचुरली उनको टॉप टीमें कहा जाता है। और जो टॉप 5 में नहीं आती जब टीम, इस टाइम अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया की टीम नीचे है, तो आप क्या कह देंगे कि इंडिया में क्रिकेट ही नहीं हो रही, कि इंडिया की क्रिकेटिंग टीम ही नहीं है? ये तो पूरी दुनिया में आपका अभी शो चल रहा है, इसकी भी एक रैंकिंग होगी। हो सकता है इस टाइम अगर 15 बड़े शो चल रहे हैं, तो आप ही के टाइम पे जो शो चल रहा है, अगर आपकी रैंकिंग दूसरे पे, पहले पे, तीसरे पे, चौथे पे आती है, तो किसी का 12वें या 13वें नंबर पे भी होगा। तो अब आप उसको डिग्रेड और ह्यूमिलिएट तो नहीं करेंगे, बल्कि आप एक मुकाबले की सजा बनाएंगे ताकि वो भी मेहनत करें और ऊपर आए। आपके समझाने के बावजूद भी मुझे तरीका एक तरह से समझ नहीं आया, क्योंकि जब पब्लिकली अप्रिशिएट करने की बात होती है तो मुकर्ररा अहदाफ अगर उन्होंने नहीं भी पूरे किए, तो उसके अलावा दीगर काम अगर नुमायां रहे बकौल आप लोगों के खारजा अमूर के हवाले से भी अगर तो फिर किस बुनियाद के ऊपर उनको साइड लाइन करके दूसरों को अप्रिशिएट किया? स्टिल अ क्वेश्चन। मेरी ख्वाहिश रहेगी कि आप लोग हमें समझा सकें आने वाले वक्तों में भी इस हवाले से, और हम मुतल्लिका जिनको मिले हैं ये अप्रिसिएशन उनसे भी खुद रब्ता करके पूछेंगे किन बुनियादों पर मिले हैं। आगे बढ़कर आपके इत्तेहादियों की बात करेंगे शहबाज गिल साहब। ये इसको हुकूमत क्या इस चीज़ को कंसर्निंग समझती है कि आपके जो इत्तेहादी हैं वो बेशक ये नहीं कह रहे ऑपोजिशन को कि हम आपके साथ अदम एतमाद में खड़े हैं, लेकिन उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ज़रूर खड़े हैं जहां लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपको चोर डाकू और नाकाम हुकूमत कहते हैं और आपके हुकूमत के दिन गिनते हैं। और आज भी मरियम नवाज ने यह कहा है कि जो इत्तेहादी हैं उनको इदराक है इस बात का। शहबाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि इनके दिलों में भी वही चल रहा है जो हमारे दिलों में चल रहा है। तो हुकूमत को इस बात पे कंसर्न है कि इत्तेहादी क्यों मिल रहे हैं और खड़े हो रहे हैं उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनके साथ? नहीं, देखिए, ये तो पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल सिस्टम है, कल्चर है, उसमें लोग लोगों से मिलते हैं। मिलने पे तो आप किसी को पाबंदी नहीं लगा सकते। क्या आपको लगता है कि निजी शादियों पे या निजी मसाइल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने अपने इलाकों में दूसरी जमातों के साथ बाइकाट कर रखा है उन्होंने? कोई ऐसा नहीं है। आप लोग भी मिलते हैं लोगों के साथ, हम लोग भी मिलते हैं। ये बात और है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और है। रही बात हमारे इत्तेहादी, तो उनका अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है। तो हर जमात अपना अपना मैनिफेस्टो के साथ आती है और वो अपनी अपनी चीजें उनको प्रमोट करती है। तो उसका जवाब तो आपको हमारे इत्तेहादियों से लेना पड़ना है, हमसे तो वो जवाब आप नहीं ले सकते। हमसे हमारी क़यादत का जवाब ले लें। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि इस तरह के चोरों के साथ इमरान खान कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, जिनकी चोरी अब एनसीए के डॉक्यूमेंट से भी साबित हो रही है और तमाम जगहों से। ये परफॉर्मेंस रिव्यू इस चीज में नहीं है कि फवाद चौधरी साहब मिनिस्ट्री अच्छी नहीं चला रहे। ये परफॉर्मेंस रिव्यू है रिफॉर्म्स के अंदर, इंप्रूवमेंट कौन सी की है, कौन से गोल से जो अचीव करने थे जिनको उन वजारतों ने किए। तो अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर वो वर्किंग कर लेते तो आपको ये समझ आती कि किस तरह से रैंकिंग हुई है इनमें। आज कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई जिसके अंदर ये कहा गया कि आप लोगों की तरफ से बलूचिस्तान में एक जमात से राब्ते किए जा रहे हैं, काउंटर आप लोगों ने स्ट्रेटेजी बना ली अदम एतमाद के हवाले से ऑपोजिशन के खिलाफ। कुछ आप कंफर्म कर सकते हैं इस हवाले से? कोई मेंबरान कौमी असेंबली भी हैं जिनके साथ आप लोगों के राब्ते हैं ऑपोजिशन के? ऐसी खबरें थी आज। और फिर क्या अपने लोग आप लोगों ने किसी हद तक सिक्योर किए हैं? अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा बलूचिस्तान भी किया, वहां भी उनकी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ भी मुलाकातें हुई थी। अपोजिशन का ये क्लेम कि हमारे लोग उनके साथ रास्ते में हैं, उनका तो सिर्फ क्लेम है, हमने तो प्रैक्टिस करके दिखा दिया। अभी सेनेट के अंदर उनके लोग नहीं आए और हमारा बिल पास हुआ। तो इसलिए ये इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या कहा जाए जो फेल हो चुकी हैं 36 बार और अब वो 37वीं बार फेल होने को जा रहे हैं। तो शौक से आए, हम वेलकम करते हैं। उनके बहुत सारे लोग हमारे साथ बिल्कुल रास्ते में हैं और फिर हमारी डिजायर के ऊपर वोट भी नहीं डालते।
आखिर में इस पे भी बात कीजिएगा, आप लोगों का एहतसाब के हवाले से जो बयानिया है ज़ेरे बहस रहता है आजकल। इसहाक डार साहब को वतन वापस तो आप लोग नहीं ला सके, आज उन्होंने चेयरमैन सेनेट को एक खत लिख दिया और कहा कि वर्चुअली लंदन से वो सेनेटरशिप का हलफ उठाना चाहते हैं। इस पे क्या, इसको कैसे देखती है हुकूमत और आप हुकूमती रद्द-ए-अमल क्या है इस पे? जी, उनको वर्चुअली बिल्कुल उठवाएंगे, उनको मेरा ख्याल फिर वर्चुअली यहाँ से सजाएं भी लेनी पड़ेंगी और यहाँ की वर्चुअल सजा पे उधर लंदन में जेल में जाना पड़ेगा। तो पहले वो जरा एक चीजों की तैयारी कर लेना, फिर वर्चुअली जब ये वाली चीजें कर लेंगे तो हल्फ भी उठवा लेंगे उनसे वर्चुअली। तो पहले वो ये वाले मान लेना हक के, वर्चुअली उनको अगर इधर से सजा सुनाई गई तो वो चुप करके लंदन की जेल में चले जाएंगे। तो जब वो ये वाला हक तस्लीम कर लेंगे तो वर्चुअली हल्फ भी उनको फिर मेरा ख्याल है तब तक पाकिस्तान वहां तक पहुंच जाएगा कि वर्चुअली हल्फ भी दे देगा उनको। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज गिल साहब आपके वक्त के लिए। नाजरीन, गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी। एक तरफ सर्टिफिकेट्स का मामला है, ये अच्छी रिवायत है, ऐसा होना चाहिए कि जो अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, लेकिन इसके पीछे गिल साहब के समझाने के बावजूद अब तक हमें ये समझ नहीं आ सका कि डिफ्रेंशिएट कैसे कर लिया गया, कि क्या मुकर्ररा अहदाफ थे। कुछ ऐसी भी बातें सामने रखी जाती हैं जो हमें यकीन है आने वाले दिनों में हमारे सामने ज़रूर आएंगी। जो 15% तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, इसको भी बड़ी तारीफ की जा रही है इसके ऊपर। तो ये एक तरह से हुकूमत अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि उनके मामला ठीक चल रहे हैं और वो बॉदर्ड नहीं है कि ऑपोजिशन इस वक्त क्या कर रही है। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब की भी आपने गुफ्तगू सुन ली। नून लीग के हवाले से ये एक बात ज़ेरे बहस है और राइटली सो कि जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ रहे और उसके कुछ दिन पहले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होता है और उसके अंदर ये कहा जाता है कि तमाम जो पार्टी के जो तमाम मामलात हैं, फैसला साजी है, वो नवाज शरीफ साहब के हाथ में दे दी गई है। तो ये सवाल भी उठता रहेगा, अवाम की हद तक भी, नून लीग के वोटर की हद तक भी, और हुकूमत भी ये सवाल उठाएगी और मीडिया को भी उठाना चाहिए कि जब कुछ ही दिन पहले नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनके डॉक्टर कहते हैं कि उनको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तो फिर वो फैक्ट्रीज का दौरा करते हैं जिस पे प्राइम मिनिस्टर भी तनकीद करते हैं और फिर हुकूमती तर्जुमान भी आके तनकीद करते हैं। तो ये तमाम मामलात हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में ऑपोजिशन के क्या कोई चीज़ वाजे कर सकती है कि वो क्या करने जा रहे हैं और बेसिकली बुनियादी तौर पे उनके हाथ में है क्या। और हुकूमत की तरफ हमें देखना होगा कि क्या वजह बन रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अवामी राब्ता खुद करना पड़ रहा है। क्या उनके पास उसके अलावा भी कोई श्योरिटी है, जिस तरह आज हल्की फुल्की खबरें आई कि हुकूमत भी किसी से रब्ता कर रही है। ये यकीनन आने वाला वक्त ही बताएगा। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे और वीकली राउंड अप करेंगे। कल हफ्ते भर की खबरों के ऊपर तज्जिया लेके आएंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।